ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवव्रत है और मैं किस शहर का रहने वाला हूं आपको बता नहीं सकता। मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं एक शहर में टिकता ही नहीं, बल्कि मैं घूमता रहता हूं, कभी एक शहर कभी दूसरे शहर। और मैं काम क्या करता हूं? मैं एक साथ 3 काम करता हूं। मेरा पहला काम है कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं। हो सकता है आपने अपने शहर में भी मेरी गाड़ी को देखा हो, लेकिन मैं जिंदा लोगों को उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचाता, बल्कि मरे हुए लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता हूं। ऐसा मैं क्यों करता हूं वो बाद में बताता हूं, पहले मेरे दूसरे काम के बारे में सुनिए। इसी के साथ मैं एक एक्सोसिस्ट भी हूं, यानी कि लोगों के शरीर से भूत प्रेत बाहर निकालता हूं। और मेरा तीसरा काम, मैं एंटी कलेक्टर भी हूं, लेकिन मैं उसे संभाल कर नहीं रखता, बल्कि पुरानी चीज़ों को ढूंढता हूं जो कीमती हो लेकिन शापित भी हो, या कोई उसे खरीद नहीं पाता है। मैं उसे इकट्ठा करता हूं और अमीरों को बेचता हूं, और इससे मैं अच्छी कमाई कर पाता हूं। लेकिन ये रुपए मैं अपने पास नहीं रखता, इससे मैं गरीबों की मदद कर देता हूं। मेरे पास तो मेरा अपना घर भी नहीं है, मैं गाड़ी में ही सोता हूं। और मुझसे लोग ये सवाल करते हैं, तुम इतने रुपए कमाते हो फिर भी गाड़ी में सोते हो, ज़्यादा सामान नहीं है तुम्हारे पास, ना तुम्हारा कोई परिवार है, ऐसा तुम क्यों करते हो? तो क्या बताऊं उन्हें, मेरी जिंदगी आसान नहीं थी। लोग मुझे द टैक्सी ड्राइवर ज़रूर कहते हैं, लेकिन मैं जो काम करता हूं कोई और नहीं कर सकता। उस समय मैं 8 साल का था। मेरी जिंदगी तब तक बिल्कुल साधारण थी, लेकिन जब मेरे दादाजी की मौत हुई मेरी जिंदगी बदल गई। दादाजी मर चुके थे, मेरी आंखों के सामने उनके शव को जलाया गया था, लेकिन मैं उन्हें उस चिता के पीछे देख पा रहा। अरे दादाजी तो वो खड़े हैं, और मेरे पिता ने रोते रोते मुझे गले से लगा लिया था कि जब कोई दूर चला जाता है तो उसकी याद बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन मैं किसी को कैसे समझाता? मैं अपने दादाजी को देख पाता था। हाँ, हमारे घर में वो घर के अंदर आते, उनके होंठ सिले हुए होते, और मैं दादाजी से सवाल करता, ये क्या हुआ दादाजी आपको? आप मर चुके हैं या जिंदा हैं? लेकिन वो जवाब नहीं दिया करते थे, बल्कि मुझे इशारा करते बाहर की तरफ जाने के लिए। और जैसे ही मैं बाहर निकलता, मेरी माँ मुझे पकड़ लेती और कहती, रात का वक्त हो चुका है, तुम घर से बाहर कहाँ जा रहे हो? और मैं माँ को कहता, माँ दादाजी बुला रहे हैं। एक बार मेरी माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा पीटा था और कहा था, तुम्हारे दादाजी दूर जा चुके हैं, और जो दूर चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा डराया। फिर मैंने दादाजी की तरफ देखा, जिन्हें सिर्फ मैं देख पा रहा था। दादी भी मुझसे डरने लगी थी। क्या ये सच है? तुम अपने दादा को देख पाते हो? मैंने कहा, दादी जी हाँ, वो मुझे नजर आते हैं। पिता ने भी समझाया था, माँ ने भी समझाया था, और दादी ने भी समझाया था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था कि मुझे मेरे दादाजी नजर आते थे। मेरा मानना था ये उनकी आत्मा है, लेकिन उनके होंठ सिल क्यों चुके हैं, इसका जवाब मेरे पास नहीं था। और एक रात मेरी दादी घर में बात कर रही थी कि मेरे दादा ने वो चाबी पता नहीं कहाँ रखी है। कुछ ज़रूरी सामान था, कीमती सामान था। वो एक बार लड़कर उसे कहीं छिपा आए थे और किसी को नहीं बताया वो सामान कहाँ छिपाया है उन्होंने। दादी ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब मायूसी पसर चुकी थी। और जब ये सवाल मैंने दादाजी से पूछा, मैं जानना चाहता था क्या सच में मुझे दादाजी नजर आते हैं। रात के अंधेरे में मेरे दादाजी ने इशारा किया था, हाँ, सर हिलाया था। जब मैंने उनसे पूछा, आप वो जगह मुझे दिखा सकते हैं जहां पर आपने वो लकड़ी का बक्सा रखा है, ज़रूरी कागजात और कुछ कीमती चीज़ें आपने छिपाई थी दादी से,
लेकिन बीच में इस बीमारी ने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया और वो उस बक्से के बारे में किसी को बता ही नहीं सके। दादाजी कह रहे थे मेरे पीछे चलो, और मैंने दादी को कहा दादी सच में मुझे दादाजी नजर आते हैं, क्या मैं ये साबित कर सकता हूँ? दादी ने कहा जो मरे हुए होते हैं ना वो दूर चले जाते हैं। अगर हमें वो नजर आ रहे हैं इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि हम उनसे प्यार करते हैं। हमारा दिमाग हमें झूठ दिखाता है। फिर मैंने दादी को कहा था, फिर दादी आप डर क्यों रही हैं? एक बार मेरे साथ चलिए ना। रात के वक्त माँ बाप मुझे बाहर निकलने नहीं देते क्योंकि मेरी उम्र कम है। आप मेरे साथ चलें, दादाजी कुछ दिखाना चाहते हैं। दादी ने कहा चलो ठीक है, वैसे भी शाम के वक्त कभी कभी हम सैर के लिए जाते हैं, चलो चलते हैं। मैं आगे आगे, दादाजी सबसे आगे थे और मैं दादी को कह रहा दादाजी के होंठ सिले क्यों हैं? और मेरी दादी कहती चुप कर जाओ, दादाजी की बात मत करो, एक तो जगह ऐसी है बिल्कुल खाली और तुम डराए जा रहे हो। दादाजी चलते चलते शमशान घाट के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे लगी कुछ ईंटों के नीचे की तरफ इशारा कर रहे। फिर मैंने दादी को कहा दादी इन ईंटों के नीचे कुछ है, दादाजी ये कह रहे हैं। दादी मानी नहीं, लेकिन मैंने झगड़ा किया, दादी ईंटों को उठाओ, दादी ईंटों को उठाओ। दादी ने ईंटें उठाई, नीचे मिट्टी थी, गीली मिट्टी। मैंने खुदाई की, 6-7 इंच नीचे वो बक्सा पड़ा था। फिर मैंने दादाजी को मुस्कुराते हुए देखा। मैंने उस बक्से को निकाला और दादी के हाथ में थमाया। दादी ये देखो, दादाजी ने दिखाया है कि यहीं पर था बक्सा। उसके बाद दादी का चेहरा उतर गया था। भले ही मैं दादी के साथ घर तक आया, लेकिन दादी बार बार मुड़कर पीछे देखती रहीं और ये कहती रहीं दादाजी कहाँ हैं तुम्हारे? पीछे हैं, देखो जो मरे होते हैं ना भूतों से बात नहीं करते। मैंने कहा दादी वो दादाजी हैं, मुझसे प्यार किया करते थे ना, वो मेरे बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकते। लेकिन दादी डरती डरती घर आई थी और घर आकर उन्होंने वो बक्सा सबको दिखाया। पहले सब खुश हुए, फिर दादी ने कहा तुम्हें पता है ये बक्सा मैं कैसे ढूंढ कर लेकर आई हूं? हम में से कोई इसे कभी ढूंढ सकता ही नहीं था, लेकिन ये देवव्रत ने बताया है कि दादाजी इसे नजर आते हैं और ये झूठ नहीं हो सकता। इस बच्चे को कैसे पता कि शमशान घाट के पीछे उस पेड़ के नीचे जो ईंटें हैं उसके नीचे दादाजी ने वो बक्सा छिपाया था? ये सच बोलता है, इसे आत्मा नजर आती है। Dual chipset. Introducing the segment pioneer Realme P4 Pro. The segment first with से आत्मा नजर आती है। मेरे परिवार वाले मुझे एक बाबा के पास लेकर भी गए थे, झाड़ फूक भी करवाई थी कि मुझे कोई मरा हुआ नजर आता है। कई बार मुझे मंदिर लेकर जाते, लेकिन पुजारी जी कह देते ऐसा संभव नहीं है, हर किसी को मरे हुए लोग नजर नहीं आते, या तो इस बच्चे में कुछ खास है। जब मेरे माता पिता को ये शब्द सुनने को मिले थे तो वो और ज़्यादा डरने लगे थे। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता। वो मेरे सामने अब बहुत प्यार से बात करते, जैसे मैं उन्हें नुकसान पहुंचा दूंगा। मैं बस उनसे जानना चाहता था, और अब मैंने पीछे वाली खिड़की से निकलना सीख लिया। मैं एक अलग कमरे में अपनी दादी के साथ सोता था, और दादी ने खाई हुई होती नींद की दवाई, तो दादी तो उठती नहीं और मैं खिड़की खोलकर बाहर निकल जाता। मैं अपने दादाजी से डरता था। मेरे दादाजी मुझे इशारा करते, चलने के लिए कहते, और एक दिन मुझे लगा मुझे उनका पीछा करना चाहिए। एक बार देख लूं क्या मैं पागल हो रहा हूं या इसके पीछे एक बड़ा राज है, मुझे जानना होगा। और जब मैं अपने दादाजी के पीछे जा रहा था, मैं डर रहा था, लेकिन मेरे दादाजी मेरे सर पर अपना हाथ लगा पा रहे, मुझे महसूस कर पा रहे। उन्होंने मेरे सर को सहलाया, लेकिन वो बोल कुछ नहीं सकते थे, लेकिन इशारा करके कह रहे कि दिल को संभालो, डरना मत। इशारों में वो मुझे कह रहे, और वो मुझे लेकर गए थे पुराने शमशान में। पुराना शमशान जो कहते हैं किसी ज़माने में कब्रिस्तान भी हुआ करता था। वहाँ पर बाद में शमशान घाट भी बनाया गया, लेकिन वो जगह बड़ी खतरनाक थी।
2 तालाबों के बिल्कुल बीच, और तालाब में हमेशा पानी रहता और कई लोग वहां तालाब में डूबकर मर चुके थे। मुझे अपने दादाजी से डर लग रहा, लेकिन एक बार मैं पता लगाना चाहता था। मैं अपने दादाजी के पीछे जाता रहा और वो मुझे उस पुराने शमशान में लेकर गए और फिर उन्होंने वो पेड़ दिखाया और पेड़ पर बंधी हुई एक रस्सी दिखाई और फिर वो कहने लगे, उस रस्सी को खोलो। इशारों में मुझे कह दिया, लेकिन मैं नहीं जानता था शमशान के अंदर उस रस्सी को खोलने से क्या होगा। मैंने बिना हिचके दादाजी की बात मानी। उस पेड़ पर चढ़कर उस रस्सी को खोला और जब मैं नीचे उतर रहा था, मुझे एक आवाज आई, तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटे। ये मेरे दादाजी की आवाज थी। मैं बड़ा खुश हुआ। उन्हें गले से लगाने के लिए उनकी तरफ बढ़ा था कि उन्होंने ये करने को कहा है, इससे वो जिंदा हो गए होंगे, लेकिन मैं उनके आर पार निकल गया। वो एक प्रेत आत्मा थे। मैं डर गया, लेकिन फिर मेरे दादाजी ने कहा, तुम बहुत ज़्यादा बहादुर हो। तुम्हारी उम्र में मैं इतना बहादुर नहीं हुआ करता था। तुम में कुछ खास है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया था। तुम्हें ये सीखना होगा। ये हमारे खानदान में है, लेकिन इस ताकत को कोई कोई जगा पाता है। मैंने इस ताकत को जब मैं 60 साल का था तब जगाया था। मैंने महसूस किया, हम मुर्दों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद क्या होता है मैं ज़्यादातर सीख नहीं पाया। तुमने इतनी कम उम्र में ये चीज़ देख ली है। तुम मरे हुए लोगों को देख पाओगे, लेकिन जब तुम चाहोगे तब। और जो भी भटकती हुई प्रेतात्माएं होती हैं, उनका एक अधूरा काम होता है। तुम्हें वो अधूरा काम निपटाना होगा। मैंने बहुत सिखाने की कोशिश की तुम्हारे पिता को, लेकिन वो ये सीखना नहीं चाहते थे जैसे मेरे दादा मुझे सिखाना चाहते थे। लेकिन तुम तो इतनी कम उम्र में ये सब देख पा रहे हो। रस्सी को खोलने का मतलब था मेरी पहली आज़ादी। इस रस्सी को मरने से 3 दिन पहले मैंने ही बांधा था। मुझे क्या पता था, मैंने यहाँ पर यमदूत को बांध दिया है और वो यमदूत मुझे बाद में सजा देगा। मेरे होंठ इसीलिए सिले गए ताकि मैं किसी से बात ना कर पाऊं। ऐसा हर प्रेत आत्मा के साथ होता है। और पहली आज़ादी तुमने मुझे दिलाई, दूसरी आज़ादी मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाने में है। मैं हमेशा भटकना नहीं चाहता। मैं आज़ादी चाहता हूँ ताकि मेरा दोबारा जन्म हो या मैं मुक्त हो जाऊं इन सब से। और तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, ऐसा काम जो हर एक भटकती हुई आत्मा का होता है, लेकिन मेरा काम सबसे अलग है। हो सकता है तुम्हें इसके बाद इससे भी मुश्किल काम करने पड़े जब तुम किसी भटकती हुई आत्मा को आज़ाद करवाओगे। दादाजी की बातें सुनने के बाद मेरी टांगें कांप रही थीं। मैं एक बच्चा था, बहादुर था, शमशान में खड़ा था। सामने दादाजी की प्रेतात्मा थी। बातें भूतों की चल रही थीं। मैं डर रहा था, लेकिन फिर भी मैं डरकर भागा नहीं था। मैंने दादाजी से पूछा, आखिर उनका वो आखिरी काम कौन सा है जिसके बाद उनकी आत्मा मुक्त हो जाएगी? तो उन्होंने कहा, हमारे परिवार का बोझ। हमारे परिवार की प्रथा थी। हमें ये ताकत मिली थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती गई, लेकिन किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। मेरे पास वो जानकारी है, लेकिन ना तो तुम्हारे पिता में वो ताकत जागी थी और तुम्हारी तो उम्र कम थी। मुझे लगा ये हम सब भूल जाएंगे, ये ताकत खत्म हो जाएगी। लेकिन अब एक मौका मिला है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम कैसे प्रेतों से बात कर सकते हो और एक्सोर्सिज्म क्या है, जिसे प्रेत निवारण कह सकते हैं। लेकिन यह तरीका सबसे अलग है। बाकी सब प्रेतों को डराकर दूर करने की कोशिश करते हैं या कैद करते हैं, लेकिन हमारे परिवार का तरीका है उनके अधूरे काम पूरे करना, और तुम ये काम करके उन्हें आज़ादी दे सकते हो। फिर मेरे दादाजी ने मुझे कहा, रात के वक्त हमारी वो पुरानी हवेली, वहाँ कोई नहीं आता। तुम्हें रात के वक्त वहाँ आना होगा। मैं तुम्हें वहाँ सिखाया करूँगा। 2 महीने मैं वहाँ जाता रहा था। दादी सो जाया करती थी। मैं पुरानी हवेली में चला जाता था। दादाजी मेरे साथ होते। अकेला बच्चा जा रहा है
कई बार मेरे घर में शिकायत की गई, लेकिन कभी भी रंगे हाथों मैं पकड़ा नहीं गया था। 2 महीने में दादाजी ने मुझे सिखा दिया था और फिर मैंने अपने दादाजी की आत्मा को अपनी आंखों के सामने धुआं बनकर गायब होते हुए देखा था। उन्होंने मुझे एक्सोर्सिज्म सिखाया था और इसका इस्तेमाल उसके बाद मैं करने लगा था, लेकिन उन्होंने मुझे सतर्क किया था, जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते, शरीर थोड़ा तगड़ा नहीं हो जाता, तब तक इसका इस्तेमाल मत करना। कई बार हमें सामने कोई नजर आता है, हम उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उससे हम खतरे में पड़ सकते हैं, तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है। तुम भी इंतज़ार करना। और इस तरह मैंने इंतज़ार किया। थोड़ी थोड़ी मदद कर दिया करता था। किसी पुरानी हवेली से चीखने की आवाज़ आना, या हमारे शमशान घाट में रात के वक्त लाल कपड़ों में एक औरत का नजर आना। मैं हर वो ताकत को अपनी आंखों से देख सकता था। मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था अपने दिमाग का इस्तेमाल करना और इन ताकतों को देखना। और इस तरह, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था, तो मैंने सोचा मैं गाड़ी चलाना सीख सकता हूँ। कोई काम भी तो करना होगा, इससे मैं पेट थोड़े ना भर पाऊंगा। जिसके बाद मैंने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया था और ऐसे मैं बना था द टैक्सी ड्राइवर। लेकिन उस समय मैं साधारण हुआ करता था। लेकिन जब एक दिन उस टैक्सी में मैंने एक लड़की को बैठे हुए देखा था, जो इंसान नहीं थी, वो रो रही थी। उसे क्या पता कोई उसे देख सकता है। मैंने उससे बात की थी, पूछा था तुम्हें क्या परेशानी है, और उसने मुझे अपनी परेशानी बताई थी। चोर बाजार, गली नंबर 3। वहां पर एक एंटीक शॉप है और उस शॉप का मालिक है एक पुराना तांत्रिक। उस तांत्रिक के पास एक पुराना तावीज़ है और उस तावीज़ में उसने कैद कर रखा है एक चुड़ैल को। अब उस चुड़ैल ने इस लड़की को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद इसकी आत्मा भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो पा रही है। ये सड़कों पर भटकती है और कुछ कर नहीं पाती। ये आज़ाद होना चाहती है, लेकिन उस तावीज़ को ढूंढना और इसकी आज़ादी का रास्ता पाना कोई आसान काम नहीं था। और जब मैं उस गली में उस दुकान के पास गया था, मुझे लगा था वो तांत्रिक अड़ियल होगा। और वो एक दुकानदार है, बाकी तांत्रिकों की तरह नहीं है। तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करता है, काले जादू का इस्तेमाल करता होगा। और उस दिन उस दुकान में वो अकेला नहीं था, एक और आदमी था जिसने अपने मुंह को ढका हुआ था, काले रंग का चश्मा लगाया हुआ था। कपड़े उसके बहुत ज़्यादा महंगे लग रहे थे और बाहर जो गाड़ी खड़ी थी 1 करोड़ से ज़्यादा महंगी वाली गाड़ी थी। मैंने पहले कभी इतनी महंगी गाड़ी देखी ही नहीं थी। मुझे लगा ये आदमी कोई करोड़पति है या अरबपति है, लेकिन इस छोटी दुकान में ये क्या कर रहा है। लेकिन मैं उस समय थोड़ा बेवकूफ़ भी हुआ करता था, सीधा किसी से झगड़ा मोल ले लेता था। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook Gaming. Worried about fakes? Trust only Myntra for 100% original brands. Myntra, it's you 2.0. मैं उस तांत्रिक से सीधा भिड़ने लगा था। तुम लोगों को मौत के घाट उतारते हो ना, मैं तुम्हारे बारे में सब सच जानता हूँ। जब मैं पुलिस को बुलाऊंगा ना, तब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। उसने कहा, कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वो अमीर आदमी एक तरफ हो चुका था। मैंने उस तांत्रिक के सामने इशारा करके कहा, किसी ने मुझे बताया है वो तेरा जो तावीज़ है ना, पीछे वाली शेल्फ पर सबसे ऊपर रखा हुआ, उससे एक चुड़ैल जुड़ी है और उस चुड़ैल ने एक लड़की को मारा है। उस तांत्रिक का चेहरा उतर गया था और वो बार बार उस अमीर आदमी की तरफ देखने लगा। मैं फिर कहने लगा था उसे, मैं पुलिस को बताऊंगा, तू बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। लेकिन तब उस अमीर आदमी ने मेरे करीब आकर कहा, देख लड़के, तुझे इसके बारे में कैसे पता? क्या तू जानता है ये तावीज़ कहाँ से आया है और इसकी ताकत क्या है?
मैंने कहा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानता हूं जिसको इससे नुकसान हुआ है। फिर उसने पूछा, लेकिन ये जब नुकसान करती है तो मौत के घाट उतार देती है। किसी का नुकसान किया और वो जिंदा है? मैंने कहा नहीं, मैं बता नहीं सकता। अब कैसे बताऊं? एक लड़की थी जिसने मुझे बताया है। दोनों थोड़ी सख्ती दिखाने लगे तो मुझे सच तो बोलना पड़ा। एक लड़की है जो मेरी टैक्सी में बैठी थी, वो जिंदा नहीं है। मैं उसका नाम बता सकता हूं।